नमस्कार, मैं हूं सुधीर भटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के फार्म हाउस पर। आइए बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं करण सिंह दलाल से। दलाल साहब, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल, इसके मुद्दे पर सरपंचों पर लाठीचार्ज भी हुआ है पंचकूला में, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हरियाणा के अंदर कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जब पंचायतों के चुनाव हुआ करते थे तो वो कहते थे कि हम पढ़ी लिखी छोटी सरकार हरियाणा में लोगों को दे रहे हैं, और आज वही भारतीय जनता पार्टी पढ़ी लिखी छोटी सरकार को अपमानित करने में लगी हुई है। और जो 73rd 74th अमेंडमेंट देश के संविधान में हुआ, वो संविधान का जो संशोधन है वो देश की पंचायतों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार प्रदान कर चुका है। तो हरियाणा सरकार जबरन सरपंचों को अपमानित करके उन्हें बेईमान और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगा रही है। ये बहुत गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अमर्यादित है। और जो राइट टू रिकॉल अगर ये करना है तो ये पार्लियामेंट और असेंबलीज में भी होना चाहिए। राइट टू रिकॉल आज देश के अंदर जो राजनीति के चलते एक दूसरे को आरोप लगा करके मनगढ़ंत बातें करके दूसरों को बदनाम करने का जो एक खेल राजनीति में चलता रहता है, मात्र केवल भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान असफलताओं से छिपाने के लिए इस तरह की हरकतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रहती है। जो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए सरपंचों के ऊपर, उनको सरकार को फ़ौरन वापस लेना चाहिए। हरियाणा की सरकार को सरपंचों से माफ़ी मांग करके और उनके साथ मर्यादा में बैठ करके बात करनी चाहिए। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जो ई टेंडरिंग है ये ट्रांसपेरेंसी में है और ये पारदर्शिता के साथ है। आप क्या नहीं मानते कि सरपंच भी कहीं ना कहीं कि सरकार का कहना नहीं मान रहे? नहीं, जो हरियाणा सरकार ने जल्दबाजी दिखा करके और जानबूझ करके सरपंचों से टकराव बनाने की जो स्थिति बनाई, वो केवल लोगों का ध्यान बांटने का इनका एक साजिश है। वरना जब पंचायतें बन चुकी हैं, पहले उनसे बात करें उनके गांवों में काम क्या है, और उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार होना चाहिए। ई टेंडरिंग में जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, और सरकार की मंशा भी ये है कि सरपंचों से काम लेकर के अगर अधिकारियों की मार्फत काम होगा तो हरियाणा सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनको पूरा कमीशन उनकी जेब में ग्राम पंचायतों के नाम से जाएगा। और ये गैर कानूनी और ठीक बात नहीं है जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है। क्या मान के चलते जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने भी ये कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर बातचीत करना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का हल होता है, ये भी कहना है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम का। ये सब इनके मगरमच्छी आंसू हैं। ये इनका केवल एक ही मकसद भारतीय जनता पार्टी का आज हरियाणा के अंदर बना हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई आसमान को छू रही है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है, नौजवान बच्चे बेरोजगारी को लेकर के परेशान हैं। तो ये उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके रोज़ इस तरह की हरकतें करते हैं। वरना दुष्यंत चौटाला जी और जेपी दलाल जी वो सरकार में मंत्री हैं, उन्हें आगे बढ़ करके सरपंचों के साथ बात करके इस सारे विवाद को समाप्त करना चाहिए। इसमें बयान देने से कौन सी बात बनती है? आप लंबे समय तक विधानसभा में रहे हैं, इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, आपके साथ भी उनकी तू मैं कहासुनी हो चुकी है विधानसभा में, जूता चलने तक की नौबत आ गई थी। अब दुष्यंत चौटाला के साथ जो ताज़ा विवाद हुआ है, अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला जो कि उनके भतीजे भी हैं डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया है जमीन खरीद को लेकर। एयरपोर्ट के लिए ज़मीन जो ली जा रही है उसमें अभय सिंह ने साफ साफ दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया कि ज़मीन के कागजात तो तेरे नाम से भी निकलेंगे, तुमने जब पूरा हरियाणा खोद डाला है। देखिए, जो विधानसभा के अंदर विपक्ष में सदस्य होते हैं उनका एक अधिकार और एक कर्तव्य होता है कि वो सरकार की कारगुजारियों पर सवाल उठाएं। और ये जो हिसार एयरपोर्ट के चारों तरफ ज़मीनों का घोटाला है, इसकी चर्चा पूरे हरियाणा में होती रहती है। तो अभय सिंह चौटाला जी से चाहे हमारे आपसी मतभेद हैं, लेकिन वो एक विधायक के नाते से
अगर कोई सवाल विधानसभा में उठा रहे हैं तो सरकार को उनकी बात का जवाब देना चाहिए। जवाब तो देना चाहिए, लेकिन मर्यादा में भाषा होगी तो ही जवाब दिया जाएगा ना, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। नहीं, मैंने उस कार्रवाई को देखा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अभय सिंह चौटाला ने अगर कोई बात आवेग में भी आके कही है, आवेश में आने के बाद भी सरकार को ये तो बहाना नहीं मिलता ना कि उसकी बात का जवाब ना दें। और विधानसभा के नियम प्रणाली में व्यवस्था है, अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उसकी बात का जवाब तो दें। हरियाणा के लोगों को ये तो पता चले ना कि गलत अभय सिंह कह रहे हैं या गलत दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, तो वो सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। उस सच्चाई को सरकार लाना नहीं चाहती। अच्छा, जांच किस प्रकार से होनी चाहिए? अगर आप जांच की बात कर रहे हैं तो विधानसभा में एक कमेटी भी होती है, उसके द्वारा भी जांच की जा सकती है। नहीं, विधानसभा की कमेटी चाहे अगर स्पीकर साहब चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा में सरकार है और ये अपने आप को बहुत ईमानदार सरकार अपने आप को ये कहते हैं, तो सरकार को अधिकारी वहाँ बिठा करके जांच करा करके उसकी रिपोर्ट वहाँ पर पेश करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस घोटाले के अंदर मिली हुई है, वो कोई जांच नहीं कराएंगे और केवल फिजूल की बातों को लोगों के सामने ला करके मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र का आपने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, उसी के विधायक दीपक मंगला ने कहा है कि परवर की सड़क पर घोड़ा दौड़ जाए, ये कहावत चरितार्थ किया और ये साथ में दावा भी किया है कि अब तो हवाई जहाज भी उड़ते हैं। इस दावे को आप किस नज़र से देखते हैं? अब मुझे नहीं पता कि विधानसभा में क्या किसने वहाँ कहा है, लेकिन आज पलवल की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जो सड़कें पलवल सोहना रोड में धतीर में आप जा कर के देखिए और गांवों में से गुजरती हुई सड़कों की बदहाली देखिए, पलवल शहर के अंदर सड़कों की बदहाली आपको नज़र आएगी। और पलवल विधानसभा के अंदर आप खादर के इलाके में जाएं, जहां मैंने बहुत बढ़िया सड़कें बना करके लोगों को दी थी, आज वहां पर चारों तरफ सड़कों में गड्ढे हैं, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बुजुर्ग और बहन बेटियों के लिए बहुत परेशानी है। तो विधानसभा में ये क्या कहते हैं मुझे इस बात से सरोकार नहीं, लेकिन पलवल विधानसभा क्षेत्र और पूरा पलवल ज़िले की सड़कों की हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है और सरकार को तुरंत तौर पर उन सड़कों को मरम्मत कराने का काम करना चाहिए। आपने भी अपने कार्यकाल में खादर के जो पत्थर थे वो पलवल की सड़कों पर ला दिए थे। नहीं, वो खादर भी पलवल का हिस्सा है। खादर के दर्द को किसी भी सरकार ने नहीं समझा, लेकिन मैंने समझ करके उन पत्थरों को वहाँ हटा करके सड़कें बनाने का काम किया। लेकिन वो पत्थर सरकार की प्रॉपर्टी हैं और उनका इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो आज भी हो रहा है, हमारे समय में भी होता था और आगे भी होता रहेगा। वो सीमेंट के जो कंक्रीट के स्लैब हैं वो आज भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर पड़े हुए हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल होता रहता है, होना चाहिए। कुछ दिनों बाद फरीदाबाद में खेल महोत्सव भी शुरू होने वाला है 2 या 3 दिन के लिए। आज उसकी मैराथन दौड़ हुई है। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मंत्री परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत और दूसरे भी लोग दौड़े हैं, अधिकारी भी दौड़े हैं। आज जो फरीदाबाद में जो खेल महोत्सव हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है। खेल महोत्सव में हमारे इलाके के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। तो अगर कोई अगर ये महोत्सव करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम तो ऐसे आयोजनों का समर्थन करते हैं। अच्छी बात है, सरकार को कराने चाहिए। आपसे जुड़ा एक मामला तो नहीं कहेंगे, आपसे जुड़ी एक चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है कि अगर आप फरीदाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं या इच्छुक हैं तो आपके बाद कौन पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की टिकट पर, ये सवाल कौन रहा है। हालांकि चर्चाओं ने भी जन्म ले लिया है। नहीं, जो लोकसभा का चुनाव का फैसला पार्टी ने करना है। मैंने अपना दावा पेश किया है, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और मुझे बेहद खुशी है। मैं दोनों ज़िलों में जाता हूँ तो लोग बहुत ही आदर और सत्कार से लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक पलवल विधानसभा का चुनाव है, तो जब पलवल विधानसभा का चुनाव आएगा तो हमारी पार्टी फैसला करेगी कि यहाँ से कौन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का पलवल विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो दलाल समर्थक हैं या जो युवा हैं वो चर्चाओं में उदयकरण दलाल का नाम चर्चाओं में ला रहे हैं, जिसको
नेम जिसको डॉलर बोलते हैं। नहीं, ये जो लोगों का क्या कहना है वो मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन आज कोई भी टिकट पार्टी से मांगने को यहाँ स्वतंत्र है। चाहे दीपकरण टिकट मांगता हो, उदयकरण मांगता हो, या हमारी पार्टी में और भी बहुत होनहार नौजवान हैं। हमारे जो पार्टी के ऑफिस बियरर्स हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, या जो जनरल कांग्रेस है, उसमें जो योग्य उम्मीदवार हैं वो टिकट सभी मांगेंगे। एक अकेले उम्मीदवार का होने का कोई ऐसी बात नहीं है, सबको अधिकार है। और उस वक्त जो भी बढ़िया उम्मीदवार लोगों की नज़रों में साबित होगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि फला आदमी को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा। आप किसकी पैरवी करेंगे अगर पैरवी करने की बात आएगी तो? नहीं, इलाके के लोगों से बात करके। ये कोई मेरी निजी जायदाद नहीं है। इस इलाके ने हमें इतना मान और सम्मान दिया है। आज हमारा फर्ज है कि हम कोई भी कदम उठाएं तो इलाके के लोगों से पूछ करके, लोगों की सलाह लेकर के, और जो लोग चाहेंगे उसी उम्मीदवार की हम सिफारिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुई तो टिकी रही होगी, कि ना कहीं किसी एक नाम पर तो जरूर टिक रही होगी। नहीं, अभी तो कोई ये ऐसा कोई माहौल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो लोकसभा के चुनाव की चर्चा है। विधानसभा के चुनावों की तो अभी कोई चर्चा भी नहीं है। और फिर जो हमारे इलाके के लोग समझदार हैं, हमारी पार्टी के लोग समझदार हैं, हमारे सभी संग साथी बहुत ही संभले हुए लोग हैं, तो जो भी सबका मत बनेगा उसी की हम मिलकर के सिफारिश करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आपका शुरू हो गया, लेकिन बगैर संकट के आपने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दावा किया था कि संगठन बहुत जल्द खड़ा हो जाएगा। और जहाँ तक संगठन के अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो हर बार 20 तारीख दे दी जाती है कि संगठन 20 तारीख तक खड़ा हो जाएगा। आखिरकार देरी की वजह क्या है? ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही दुखदायी विषय है, और वाकई हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है जो हम ये कह सकें। संगठन अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन संगठन की घोषणा ना होने से पार्टी का नुकसान हो रहा है। जो कार्यक्रम दिए गए हैं वो कार्यक्रम अभी पूरे भी नहीं हो रहे हैं। तो हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बार बार कहा है कि आप जल्दी से जल्दी ये संगठन की घोषणा करें, जिससे कि लोगों में जा कर के जो पार्टी के कार्यक्रम है उनको अंजाम दिया जा सके। तो ये पार्टी के लिए, हम सब के लिए एक वाकई बहुत ही बड़ा उल्हाना है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि पार्टी का इसमें नुकसान पार्टी ही करने में लगी हुई है। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, परवल मातम सा छाया हुआ है। 6 युवाओं की पर मौत हो गई हादसे। 2006 में भी इसी प्रकार से मिलता जुलता हादसा हुआ था, उसमें 4 जान चली गई। और रोड एक्सीडेंट भी अभी पिछले दिनों 1 महीने में 3 बड़े एक्सीडेंट की मौत क्या भाई? यहाँ जो इस तरह का ये जो दुर्घटना जो हुई है, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखदाई दुर्घटना है। हमारे इलाके के 6 बच्चे जिनका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, और इस दुर्घटना की वजह से वो हमें छोड़ कर के इस दुनिया से चले गए। तो इसमें पूरा इलाका, हर राजनीतिक दल, हर समाज इस घटना से बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। लेकिन भगवान की मर्जी के सामने किसी का बस नहीं चलता। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि माँ बाप जो बच्चों को शादी ब्याह और कार्यक्रमों में भेजते हैं, अब माँ बाप को बहुत ही समझदारी के साथ बच्चों को गाड़ी या वाहन देना चाहिए। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, बस हैं, हरियाणा में, बिहार और यूपी के नकली लाइसेंस बनवा करके ये ड्राइवर इन बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं। और बड़ी गाड़ियों से जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है। तो जिस तरीके से एक ट्रक ने इस गाड़ी को कुचला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वो ड्राइवर का लाइसेंस क्या असली लाइसेंस है, क्या वो कोई नशे के हाल में था, या वो रात के उसमें क्या ये कारण बना जो ये घटना घटित हुई। इसकी सही तरीके से जांच सरकार और हुकूमत को करनी चाहिए। ऐसा भी बताया जाए बड़े पैमाने पर जो डंपर चल रहे हैं उसमें जो ड्राइवर हैं, चालक परिचालक जो होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते।
अंडर एज भी होता है। हाँ, ये इसमें इस तरह की जो बातें हैं, और मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, माँ बाप साथ बैठ करके उन्हें रोकने की बजाय उल्टा वो आनंदित महसूस करते हैं। तो गाड़ी चलाते वक्त जो गाड़ी चलाना जानते हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उनको ही चलाना चाहिए। तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, दारू या नशे के हालात में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। और इन बड़े वाहनों के ऊपर सरकार शिकंजा कस करके इनकी नकली लाइसेंसों की पहचान करे, और अगर नकली लाइसेंस चलाने वाले इन बड़ी गाड़ियों को चला करके घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पिछले दिनों IRS गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर 200 से 300 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का मामला सामने आया। यानी कि धन उगाही होती है। वहाँ जो अधिकारी इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी जो अधिकारी सरकार की नज़र में है या लोगों की शिकायत है तो उनके खिलाफ जांच होकर के सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। अच्छा, इस तरह के सिंडिकेट में क्या मान कर चलते हैं कि बड़े अधिकारी शामिल होते हैं या उसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का हाथ होता है? हमारे देश में नेताओं का, अधिकारियों का जो आपस में नापाक रिश्ता है, वो जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक ये रिश्ता नापाक रिश्ता बना हुआ है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हर राजनेता बेईमान है या हर अधिकारी बेईमान है। वो सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जिन्होंने हमारे तमाम सवालों पर बेवकूफ़ जवाब भी दिया है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें। ऐसे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका कितना सा सहयोग चाहिए। हालांकि कई बार लोग कोताही भी करते थे, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।